नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चंपावत के उपचुनाव को लेकर आज एक खास चर्चा हो रही है। इसमें हम बात करेंगे कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो आर पार की जंग छिड़ी हुई है वो कितनी कारगर साबित है और आखिर बीजेपी को सीएम योगी को उत्तर प्रदेश से क्यों बुलाना पड़ गया। क्योंकि ये चुनाव की बात कर ली जाए तो महज ये विधायक का चुनाव नहीं है, महज ये एक उपचुनाव नहीं है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए एक अहम चुनाव है और इससे साफ हो जाएगा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं। और यहां तक की बात कर ली जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के अस्तित्व की लड़ाई है। उपचुनाव की बात करें तो महज कुछ ही रोज बचे हुए हैं और अब बीजेपी की चंपावत में जीत सुनिश्चित है और प्रचार प्रसार औपचारिक मात्र रह गया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार गरमाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और मुख्यमंत्री धामी के चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी के रोड शो के दौरान बुलडोजर फिर से छाया रहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूपी में हम हर दिन अपराध की खबरें सुनते थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बुलडोजर चलाया कि अपराधी अब कांपते हैं। कहा कि हर गलत काम पर सीएम योगी का बुलडोजर चलता है और धामी ने कहा कि यूपी की तरह उत्तराखंड में भी बुलडोजर चलेगा और महाराष्ट्र के बुलडोजर का असर उत्तराखंड में भी होगा। सीएम योगी ने चंपावत की जनता से 31 मई को भारी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान स्थल तक पहुंचने की अपील की है और सीएम योगी ने कहा कि मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद इस बार सीएम धामी को मिलेगा। वहीं कांग्रेस योगी के इस दौरे पर कह रही है कि बीजेपी समाज को बांटने का काम करती है और कांग्रेस का कहना है कि हमारा प्रत्याशी एक महिला प्रत्याशी और निर्मला गहतोड़ी जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत पक्की है। कांग्रेस सीएम धामी पर कांग्रेसियों को लालच देकर अपने साथ मिलाने का भी आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम धामी को अपने प्रदेश स्तर के नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए बीजेपी योगी का सहारा ले रही है। साथ ही कांग्रेस का यह भी कहना है कि उत्तराखंड चुनाव बीजेपी ने धामी के चेहरे पर लड़ा, लेकिन आज धामी को योगी की जरूरत पड़ रही है। तो बड़ा सवाल है आज का। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हर चुनाव मजाक में लिया, इसलिए कांग्रेस को अब जनता मजाक में ले रही है। फिलहाल दोनों ही पार्टियां जीत का दम भरती नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता अपना दम किसके लिए लगाती है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन ऐसे ही नहीं है। हम हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं, मजाक नहीं करते। कांग्रेस ने हर चुनाव को मजाक में लेना शुरू कर दिया, जनता ने कांग्रेस को मजाक में लेना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इस जीत को ऐतिहासिक जीत बनाना चाहती है और आज इस ऐतिहासिक जीत में चार चांद लगाने युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जीत ऐतिहासिक जीत होगी, उत्तराखंड के चुनाव की सबसे बड़ी जीत होगी। और जिन लोगों को अपनी हार का ठीकरा फोड़ने का बहाना ढूंढने के लिए भी मुद्दे चाहिए होते हैं, वो सिर्फ बहाना ढूंढेंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि उनका कोई बड़ा नेता यहाँ क्यों नहीं आया है, उनके यहाँ के नेता, स्टेट के नेता भी चुनाव से दूर क्यों हैं, क्यों दूरी बनाई हुई है। क्योंकि सब जानते हैं कि चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होने जा रही है और युवा मुख्यमंत्री ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। है योगी आदित्यनाथ का टनकपुर का भाषण। मैं बताती हूँ कैसे। उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि चंपावत की जनता के जो रोजगार के सपने हैं वो पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। ये छठा साल है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार को। प्रदेश के रोजगार तो सपने पूरे हो नहीं पाए और चंपावत की जनता के रोजगार के सपने पूरे करने चले हैं आप लोग। वही उन्होंने कहा कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आना चाहिए, पर न पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आ रहा है, उसी पानी से बिजली बनती है और आज बिजली कटौती से सबसे ज़्यादा उत्तराखंड आहत हो रहा है या जूझ रहा है। उत्तराखंड वासियों को इतनी महंगी बिजली के बावजूद बिजली पूरे समय पर नहीं मिल पा रही है। वहीं पहाड़ की जवानी का क्या हाल है, ये मुख्यमंत्री धामी ने जब पढ़ने लिखने की उम्र में, कच्ची उम्र में एक बच्चे के ठेले पर जाकर भुट्टा खाया तो वहाँ आईना देखने को मिला। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि आज
पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बताएं योगी आदित्यनाथ कि कौन सी नई ऊंचाई हम छू रहे हैं। शहरी बेरोजगारी में नंबर 1 के पायदान पर CMIE की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड है। कुपोषण में, भुखमरी में, कहीं ना कहीं महंगाई में हम देश की औसत महंगाई से ज्यादा ऊंचाई पर हैं। तो कौन से नए आयाम की बात कर रहे हैं आप लोग। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे और वो इसी तरह का कुछ भाषण देंगे, उसकी ही हमें अपेक्षा थी। एक सन्यासी के मुंह से जब हम इस तरह के झूठ सुनते हैं तो मन बहुत आहत होता है और सब कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिखाई पड़ता है। उत्तराखंड चुनाव के दौरान मुझे उत्तराखंड के अंदर कुछ सभाओं में आना था, लेकिन अचानक खटीमा का कार्यक्रम मेरा स्थगित करवा करके टिहरी, कोटद्वार और अन्य स्थानों के कार्यक्रम लगा दिए गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री वो का तुम जानते नहीं जानना, वो को जानना थोड़ा हाथ उठा दिए एक बार, सब जानना। तो रक्त व्याकुल जो है केवल और केवल यह जो शारदा जी में महल बहुत काट काट कर मैं ठूल हो रही हूँ, तो शारदा महल में यहाँ बुलाया, तो आप सब लोग उनकी सेवा करना कि ना, यहाँ का अवसर में मिल रही माँ पूर्णागिरी मैया का आशीर्वाद है, आप सब लोग उनका आशीर्वाद है। और मैं पत्तों से कि मैं जाने गई हूँ पूरा चुनाव में, आज मुझे मैं 9 तारीख में लिया नामांकन करी और नामांकन बाद लगभग मैं 7-8 जगह 7-8 दिन लगातार मैं क्षेत्र में रही हूँ और मैं सब जगह मैंने सुना कि चुनाव में हम सब लोग तम जीतू मरिया। तो मैं आज तुमसे ये पुनः कह रही हूँ कि तुम सब जीतू मरचा, लेकिन आज मुझे ये पूछे कि अब जीतन न मरिया, अब जीतून के ना हमिल 31 तारीख सफल ने वोट हलिन के ना जान छोड़। और जो 2 नंबर में था हम लोग फूल, अब तो चलो सपन, अब नंबर पे कौन से नंबर में है? 2 नंबर में। तो सवेरे से लेके शाम तक सवेरे 7 बजे मतदान हो जाएगा। एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आप सब लोग कह रहे हैं, महाराज जी सब कह रहे हैं जीत रहे हैं। मैं इनसे कह रहा हूं कि अभी जीतेंगे तब जब। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक चीज ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है, और वो बात करें तो बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा, और सरकार की नींव की बात करें तो उसी पर रखी। लेकिन अब बाबा का बुलडोजर चंपावत उपचुनाव तक पहुंच चुका है। आज जब जनसभा हो रही थी तो उस दौरान एक आकर्षण का केंद्र बुलडोजर रहा। सीएम धामी और सीएम योगी जब रथ पर सवार थे तो उस दौरान बुलडोजर आगे आगे चल रहा था और वो आकर्षण का केंद्र रहा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये बुलडोजर जो है वो कितना क्या कुछ कामयाब रहता है, और कांग्रेस और बीजेपी की जो आर पार की टक्कर है उसमें क्या अब चुनाव का जो प्रचार है वो महज एक औपचारिकता बचा है, या उपचुनाव है वही औपचारिकता बचा है, या बीजेपी की जीत पक्की है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और मेहमानों से पहले आपका परिचय कराते हैं। सीमा डोगरा हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी की, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाती हैं। महेश जोशी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, साथ ही हरीश मैखुरी हमारे साथ तमाम मुद्दों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हरीश मैखुरी जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि क्या अब उपचुनाव के लिए जो प्रचार है वो महज एक औपचारिकता के तौर पर हो रहा है, या कहीं दम लग रहा है कि कांग्रेस भी कहीं धरातल पर नजर आ रही है, या उपचुनाव ही अब एक औपचारिकता बचा हुआ है? हरीश जी आवाज पहुंच रही क्या आप तक? प्रियव्रत जी आवाज आ रही मेरी क्या? जी सर, सवाल सुना आपने मेरा? जी सुन लिया मैंने जी। ये जो चंपावत का उपचुनाव है, निश्चित रूप से इसको भारतीय जनता पार्टी तो काफी गंभीरता से लड़ रही है, लेकिन जो हमारे प्रतिपक्ष के दल हैं उनको भी इसी गंभीरता से चुनाव लड़ना चाहिए।
और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मतलब करीब उन्होंने अपने टॉप लीडर्स काफी मतलब जैसे योगी है तो पूरे देश में विदेशों में भी लोग उनको जानते हैं, इतने बड़े स्तर पर पूरा यूपी संभाल है, उस लेवल का नेता उतार दिया है। तो इससे चुनाव की गंभीरता से का पता लगता है। उसी तरह से अन्य दलों को भी तो गंभीरता से लड़ना चाहिए। उपचुनाव है, या तो प्रतिभाग नहीं करते, प्रतिभाग कर रहे हैं तो पूरी फाइट के साथ करना चाहिए। लेकिन लग रहा है कि बहुत सारे मतलब कुछ लोगों ने तो वहां पे हॉस्टाइल ही कर दिया है। तो इससे लोकतंत्र को जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा है कि हल्के फुल्के में लेने की ये जो कवायद है ये ठीक नहीं। आज जिस तरह से योगी के तेवर दिखे और जो बुलडोजर साथ में दिखा, उससे स्पष्ट संकेत है कि भविष्य में उत्तराखंड में भी बुलडोजर चलेगा, चाहे वो अतिक्रमण हो और चाहे जो ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हों, चाहे जो अपराधी हों, उनके लिए उत्तराखंड में भी ये स्पष्ट संकेत दिए गए। जहाँ तक मुझे लग रहा है धामी अभी तक तो थोड़ा सा जो चुनाव के बाद जो है ढीले चल रहे थे, लेकिन अभी बुलडोजर आने से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद उनके तेवर में चेंज आएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन हरीश जी, क्या मान लिया जाए कि जो उपचुनाव है वो महज एक अब अगर जिस तरीके से 31 मई को उपचुनाव है, और क्या मान लिया जाए कि अब ये महज एक औपचारिकता ही हो गया है उपचुनाव और यहाँ पर बीजेपी की जीत पक्की लग रही है? कि बड़े नेता दूसरे दल हमारे ला नहीं रहे हैं, तो इससे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद भी वॉक ओवर दे दिया है। बड़े नेता आने चाहिए थे और इसको मतलब पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा जाना चाहिए था। उस तरह का माहौल दिख नहीं रहा है। अभी तक जो बड़ी रैलियां हैं ज्यादातर वो धामी की ही बड़ी रैली दिखती है, कोई प्रतिपक्ष की ऐसी कोई बड़ी रैली आई नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये एक तरह से इन्होंने वॉक ओवर दे दिया है। ये मैं वही कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें आती हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये औपचारिकता है, तो इसको होना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हर चुनाव महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए, तो निश्चित रूप से पूरी फाइट के साथ लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। चलिए महेश जोशी जी, सर कांग्रेस खुद तो कर नहीं रही है कुछ अगर देखा जाए तो। जी महेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? महेश जी, चलिए शायद संपर्क टूट चुका है और इनको जल्द से जल्द डिबेट में शामिल करने की कांग्रेस बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। कांग्रेस के सारे सीनियर वरिष्ठ नेता लोग चंपावत विधानसभा में लगातार अपने चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। आप देखिएगा कि जी महेश जी, चलिए महेश जी, आपसे मैं सवाल लूंगा, शायद कनेक्टिविटी में कुछ इशू है, इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। चलिए सीमा डोरा जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए सीमा जी, मैम अगर देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए तो बीजेपी इस उपचुनाव को बिल्कुल हल्के में लेने की कोशिश नहीं कर रही है, या शायद ये खटीमा वाला डर ही दिख रहा है कि अब उत्तर प्रदेश से सीएम योगी को बुलाया गया है। मानते हैं कि वो आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को डर जरूर है, और सबसे बड़ा डर सीएम पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक करियर को भी यहाँ पर दांव पर पूरी तरीके से लगा हुआ मैं देख रहा हूँ। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खूबी यही है कि एक तो वो संगठित होके कोई भी चुनाव हो या कोई भी काम हो, संगठन की दृष्टि से देखती है, यानी कि संगठित होके वो कोई भी काम कर रही है और साथ में स्ट्रेटजी तय करके काम करती है। तो जब चुनाव की बात हुई थी तो ये स्ट्रेटजी तो पहले ही बन गई थी, किसने जाना है, कैसे चुनाव लड़ना है, क्या क्या उसकी पृष्ठभूमि रहेगी, वो एवरीथिंग वी हैव डिसाइडेड अर्लियर। पहले ही से ही सब कुछ जब तैयारी हो चुकी है तो लास्ट मोमेंट पे ही ऐसा कुछ नहीं सोचा गया कि अब जाके हमें डर लग रहा है तो हम योगी जी को ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो पहले से ही प्लान था। दूसरी बात ये है कि हमको क्या हम डरे हुए हैं, तो देखिए हम कतई डरे हुए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे नहीं डरती। वो तभी भी नहीं डरी थी जब अटल जी के राज्य में हम एक सीट से सत्ता पे जाने से रुक गए थे, क्योंकि तब अटल जी ने कहा था मैं चिमटे से भी न पकड़ूं ऐसी सरकार को जो भीख में लगी हुई गई हो।
ठीक है। तो हम लोग इस तरीके के लोग हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोग देश हित की बात करते हैं, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ काम नहीं करते। तो जब हमने चुनाव लड़ना है धामी जी के लिए, तो वो पूरे दमखम से लड़ना है ना, पूरी बात अपनी बात को, अपने लोगों को विश्वास में लेके, उनको समझा के कि भाई चंपावत का चुनाव जो है बहुत जरूरी है। उसमें आप अपना विधायक के साथ साथ सीएम भी चुन रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, आपकी पार्टी का विधायक होगा, जो जीती हुई पार्टी है, जिसका ऑलरेडी शासन है। दूसरी बात, तीसरी बात, आप नेपाल राज्य से सटा हुआ है, तो वहां की जो प्रोग्रेस है वो बहुत जरूरी है, जो चलिए पुष्कर सीमा सिंह जी, धामी जी बहुत मैं अच्छे माफी से के कर साथ आपको सकते हैं। रुकना चाहूंगा, आपका पूरा जवाब इस पर मैं लूंगा, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधे मेहमानों को रुक करूंगा। सीमा डोरा जी हमारे साथ बीजेपी की जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, बात पूरी करिए अपनी, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी बात अधूरी रह गई थी। सीमा जी। जी, तो देखिए, जीत निश्चित है पुष्कर सिंह धामी जी की, क्योंकि हमने काम किया है और काम के लिए हम वोट मांग रहे हैं, प्रगति करी है, विकास के लिए हम वोट मांग रहे हैं, और ये सुनिश्चित है कि पुष्कर सिंह धामी जी ही भारी मतों से जीतेंगे। और यहाँ तो अब तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि सामने कौन खड़ा है, तो बिल्कुल एक तरफा वोट है, एक तरफा वोट हम पे जाएगा। महेश जोशी जी, सीमा डोरा जी जिस तरह से कह रहे कि एक तरफा वोट है, एक तरफा वोट पड़ेंगे, तो फिर योगी जी आने की क्या जरूरत है? जिस तरह से योगी जी ने कहा है कि खटीमा में अगर मैं चुनाव में आता तो मैं ये चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में जाता, भाजपा चुनाव जीत जाती। तो इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री धामी जी की लोकप्रियता कितनी है, यह तो प्रश्न है। इसी वजह से आज योगी जी आए हैं, जिससे कि जीत भी मिल जाए। महेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, पहुंच रही हम तक। हेलो जी हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ मुख्यमंत्री जी के प्रचार में, धामी जी के प्रचार में यूपी के मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है, तो कहाँ उसकी कमी है? कहाँ वो लोकप्रियता है? और दूसरा, योगी जी ने जिस तरह से बोला है मुझसे कि खटीमा चुनाव में अगर मैं आता तो गांधी जी चुनाव दे जाते, तो पता चलता है कि गांधी जी इतने लोकप्रिय है। जी सीमा जी। जी, मैं जवाब देना चाहूंगी। जी देखिए, जब पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव लड़ रहे थे खटीमा से, तो पहली बात तो ये थी कि वो 70 विधानसभा देख रहे थे अपनी, और मुख्यमंत्री भी बहुत समय नहीं हुआ था उनको बने को, तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर था उस समय 70 विधानसभाओं का कि किसी तरीके से जीत लानी है, हमारे को उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार लेके आनी है। तो वो एक प्रेशर में काम कर रहे थे, तो अपनी विधानसभा में बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाए, यानी कि अंत समय में जब 1.5-2 महीने होते हैं, जिसपे जनता के पास घर घर जाके जो जनता से वोट मांगे जाते हैं, जो एक प्रचलन है आम, जिसका बहुत प्रभाव पड़ता है, वो धामी जी कहीं ना कहीं उस पे चूक गए थे, क्योंकि वो दूसरी विधानसभा में लगे हुए थे, और वो सही भी था। जब राष्ट्रहित या राज्य हित की बात आती है, तो सबसे पहले बलिदान अपनी सीट का दिया जाता है, या अपना जो हमारे पास होता है हम उसका बलिदान देते, तो वो उस समय एक तरह से वो सीट उनकी बलिदान में चली गई। लेकिन योगी जी अगर आते, तो क्या धामी जी को पहले से ही पता था कि मैं हार जाऊंगा चुनाव में? बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। उनको ये लगता था कि अगर मैं नहीं भी आऊंगा तो मेरे काम शायद लोगों तक पहुंचे हुए। लेकिन वो होता क्या है, जो कुछ लोग, जो गलत लोग होते हैं, वो लास्ट मोमेंट पे लोगों को मिसगाइड कर देते, वो हुआ उस समय, जो आज लोग वहां के पछता भी रहे हैं। हाँ, अगर योगी जी उस समय आ जाते तो जरूर योगी जी लोगों का मार्गदर्शन कर देते, और अगर वो उस समय मार्गदर्शन कर देते तो जो गलती वहां की जनता ने करी, जो अब पछता रहे, वो ना करते जरूर। तो ये रीजन था जिसका बात इन्होंने कही है। ये बात घुमा फिरा के कहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्यता है जिसको बाहर आना ही होता है, और साच को आज नहीं, कुछ दिनों बाद आपको दिख ही जाएगा। महेश जी, ये महज 3 तारीख का जो समय है ना, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये समय है कि इसमें
क्षण क्षण काटने मुश्किल होंगे, पल पल काटने मुश्किल होंगे, और उस पल पल को दोनों ही पार्टियां यूटिलाइज करनी चाहेंगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हालांकि प्रत्याशी तो 4 हैं, लेकिन सीधी टक्कर अगर बात की जाए तो कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है, दे नहीं रही है, कोशिश में जुटी हुई है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर दी जाए। महेश जी, महेश जोशी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हरीश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर चंपावत का जो रण है उसमें कांग्रेस के लिए क्या एक औपचारिकता चुनाव बन गया है, या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने स्टेप बैक कर लिया था, अगर कांग्रेस भी स्टेप बैक करती तो शायद ज्यादा थू होती? हरीश जी। प्रियव्रत जी, जो चंपावत का चुनाव है उसमें निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की व्यक्तिगत रूप से भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, और भारतीय जनता पार्टी को एज ए पार्टी उसमें अगर मान लो एक हम हाइपोथेटिक बात करते हैं कि मान लो भारतीय जनता पार्टी वहां से हारती है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन धामी का जो है राजनीतिक कैरियर खत्म होगा। नहीं हरीश जी, ये कहना गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा। ये एक विधायक का जरूर नुकसान होगा अगर बीजेपी हारती है तो। आप तो विधायक है, मैं थोड़ा सा एक हाइपोथेटिक बात कर रहा हूँ, तो इसलिए धामी इस चुनाव में कोई चूक नहीं करना चाहते और वो बड़ी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो उन्होंने बढ़त बनाई हुई है, शुरू दिन से लेके अब तक वो पूरी बढ़त में है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी खटीमा चुनाव से सबक लेते हुए इस पे जरा भी ढील नहीं की है, इसलिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को गंभीरता से ले रही है। लेकिन दूसरे जो राजनीतिक दल है हमारे कांग्रेस के हैं, मान लो अभी तक जैसे हरीश रावत जी 2 दिन से खटीमा में चंपावत में पड़े हुए हैं 2 दिन से, लेकिन किसी बड़ी रैली की उनकी ऐसी खबर नहीं उभर के आ रही है कि उन्होंने कोई बड़ी रैली की हो या उन्होंने कोई ऐसा मतलब कोई बयान दिया हो कि जिससे लगता हो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चुनाव में गंभीर है। और अन्य दलों का तो लगभग औपचारिक जैसे वो चुनाव में होती है, गोदान में जैसे पूछ पे हाथ लगाते हैं उस तरह का लग रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र में यदि मतलब पूरे शिद्दत के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, शिद्दत के साथ हम प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे, तो ये भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छा सबक नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए निश्चित रूप से लोकतंत्र के पर्व में किसी भी चुनाव को किसी भी दल को हल्के में लेना नहीं चाहिए, ये है सबक। महेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए हरीश जी, लेकिन एक चीज और भी यहाँ पर साफ तौर पर सामने आती है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि जो खटीमा में हुआ था वो दोहराना नहीं चाहती है बीजेपी। हाँ, मैंने वही कहा कि बीजेपी ने खटीमा से जो सबक लिया है कि मुख्यमंत्री ही हार जाए, तो इसको वो यहाँ दोहराना नहीं चाहते इस घटना को, और इसलिए बीजेपी बहुत गंभीर है। धामी जी इसलिए गंभीर है कि उनका तो राजनीतिक कैरियर ही इस चुनाव पर है, इसलिए वो इस चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। अब तक कम से कम वो 7-8 बार जो है चंपावत पहुंच चुके हैं। पिछली बार वो खटीमा में केवल 3 बार जा पाए थे। अब कल की बात कर ले तो कल भी वो बनबसा में ही थे और शहीदों के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि वो कहीं भी इस पे कोर कसर नहीं छोड़ रहे, गाँवों में भी जा रहे हैं। इस बार गाँवों में भी उन्होंने संपर्क किया है, कई गाँवों में उन्होंने जो वहाँ के ग्राम देवता है उनके साथ पूजा अर्चनाएं की है। उसके अलावा एक खबर जो हम सोशल मीडिया वगैरह में तैर रही है कि जो प्रतिपक्ष है और जो कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो तंत्र का उपयोग कर रहे हैं धामी को हराने के लिए, तो उस तरह की भी खबरें आ रही है। उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है, उस पर भी मेरे ख्याल कुछ वर्कआउट उनका चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसमें चूक नहीं करना चाहती और न व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री धामी जो है वो चूक कर रहे हैं। उन्होंने इसको बड़ी गंभीरता से लिया हुआ है। एक तो खटीमा के सबक है, दूसरा व्यक्तिगत रूप से भी अगर धामी को जरा भी नुकसान कोई होता है तो वो उनका व्यक्तिगत राजनीतिक क्षति हो जाएगी, इसलिए वो इसको पूरी गंभीरता से ले रहे हैं।
तो और दूसरा जो है, जो खटीमा की सबक लेते हुए उन्होंने तो वर्कआउट किया ही किया है। चंपावत की जनता से बहुत सारी जगह हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो लोगों का कहना था भाई एक तरफ तो सीधे मुख्यमंत्री हमारे सामने है, हमारे बातचीत मुख्यमंत्री से है, दूसरी तरफ से अब हम अगर ये कोई दूसरे प्रतिपक्ष को जिता के भी भेजते हैं तो वो जाके विपक्ष में बैठेंगे। ऐसी भी बातें वहाँ के लोग। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चर्चा पर सीधे जाते हैं। सीमा डोरा हमारे साथ बनी हुई बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सीमा डोरा जी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास इस उपचुनाव में खोने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, या कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर बीजेपी हारती है तो बीजेपी बहुत कुछ खो देगी। एक तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक करियर, दूसरा एक विधायक खो देगी जो बड़ी मुश्किल से चंपावत में विधायक जो बने थे वो विधायक आप खो देंगे, और दूसरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक करियर। पार्टी कोई भी चुनाव इस तरीके से नहीं लड़ती कि वो पुष्कर सिंह धामी जी का चुनाव है या किसी और का चुनाव है। वो एक संगठन का चुनाव है, पार्टी का चुनाव है, इसलिए पूरी पार्टी एकजुट होके चुनाव लड़ती है। जिसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि वो भी लगे हुए, इतने लोग चल रहे हैं, तो देखिए हमने तो पहले ही कहा, तो कभी इस बात से डिनाई करते नहीं है कि हम संगठित होके नहीं चुनाव लड़ते। हम तो संगठित होके लड़ते, चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव या पूरे राज्य का हो या देश का चुनाव हो या एक विधानसभा का चुनाव हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन जुट होगा तब जाके चुनाव हम लोग तैयारी करते हैं। साथ में हमारी चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो कुछ जो मंत्री वहाँ लगे हुए हैं, बाकी सब अपने अपने कामों में भी लगे हुए हैं, लेकिन जब जब जितने टाइम उनकी ड्यूटी जहाँ जहाँ लगी है तो वो उस हिसाब से कर रहे हैं। तो बाकी मैं आपको कांग्रेस तरफ आके कहती हूँ कि सर, जब अभी तो हमारे रावत जी, हरीश रावत जी तो जा भी नहीं रहे थे, तो उनकी एक जो बाइट आई थी जो मैंने देखी थी, हरीश रावत, हरीश रावत जी सीमा जी रावत जी कह रहे थे कि मैं तो जाना नहीं चाहता। सीमा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मुझे तक तो पहुंच रही है। जी, बात रखिए अपनी। आपका जी सीमा जी, बात कंप्लीट करिए अपनी। संपर्क टूट चुका था आपसे। अच्छा, संपर्क टूट गया था। मैं ये कहती कि जो हरीश रावत जी ने, अगर मैं रिपीट करूं तो बता दीजिएगा, हरीश रावत जी ने एक बाइट दी थी कि मैं चंपावत जा रहा हूं क्योंकि लोगों ने कहा और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम लोग जो है सरेंडर कर रहे हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि उनको जाना पड़ रहा है मतलब मजबूरी, पड़ रहा का मतलब मजबूरी। तो मंशा तो उनकी नहीं थी जाने की, लेकिन उनको मजबूरी वश वहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो आप ये देखिए कि इतने बड़े लीडर की शिद्दत ही नहीं है वहाँ जाने की, शिद्दत ही नहीं है कि वहाँ चुनाव जीतना है, तो वो क्या करेंगे? जो मजबूरी वश काम करे तो वहाँ पर ऑनेस्टी कहाँ आती है? और वहाँ पर उनको खुद पता है ही इज होपलेस, उनको खुद पता है कि यहाँ पर कोई आशा की उम्मीद नहीं है, मैं जाके भी समय बर्बाद करूंगा तो जाके बैठ जाता हूँ। तो आप ये देख लीजिए, वो भी अच्छे से जानते हैं। चलिए महेश जी। देखिए सर, सवाल मेरा आपसे ये है, महेश जी आवाज पहुंच रही है? महेश जी गाँव से निकल रहा हूँ, महेश जोशी जी, वो जो वाला जी आवाज पहुंच रही है आप तक? बन रहे हैं तो चलिए, शायद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और
मैं चाहूँगा कि कई बार इनसे सवाल पूछने की कोशिश की गई, या तो ये सवाल को गोलमोल करते हैं या फिर जवाब ही नहीं दे पाते हैं। इनको डिबेट से हटा के किसी दूसरे प्रवक्ता को जोड़ दिया जाए। चलिए हरीश जी। सर, देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं वॉकओवर देती हुई बीजेपी को नजर आ रही है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस वॉकओवर दे रही है, वो अब जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन है, वो साफ तौर पर यही दिखता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो शब्द थे, जो बोल थे, वो अब धरातल पर उतरते हुए दिख रहे हैं। निश्चित रूप से जो चंपावत का चुनाव है वो कांग्रेस के पास एक अपॉर्चुनिटी थी जनता के मुद्दा उठाने की। चंपावत में सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य समस्या। लोहाघाट वगैरह पूरा मतलब जिले हैं, ये उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, ये स्वास्थ्य सुविधाओं से विहीन जिले हैं। ये मुद्दे उठाने का समय था कांग्रेस के पास। बहुत अच्छा चुनाव, सबसे बड़ा मौका होता, घोषणा करवा सकते थे मुख्यमंत्री से। तो एक तरह से ये लग रहा है कि अभी तक तो वो दिखा नहीं है वो जोशो खरूश जो विपक्ष में होना चाहिए, जो मुद्दे उठाने की अपॉर्चुनिटी होती है। पक्ष तो उठाएगा नहीं कि भाई हमारा ये कमी है, विपक्ष को उठाना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं अभी इसमें ढिलाई दिख रही है। इससे निश्चित रूप से तभी तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस हॉस्टाइल हो गई है, और विपक्ष तो और जो दूसरे दल हैं वो तो पहले ही वॉकओवर दे चुके थे। तो कहीं ना कहीं अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं तो उसमें भी सत्यता इसलिए दिख रही है कि अभी तक कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी रैली नहीं हुई। 2 दिन से हरीश रावत जी वहां पे है, कोई बहुत बड़ी रैली उन्होंने की नहीं है, तो इसलिए ये बातें उठ रही होंगी। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं, 40 नेता, बड़े नेता इन्होंने वहां चुनाव प्रचार में लगा रखे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारक वहां उतर गए हैं। धामी कम से कम मैं कह रहा हूँ 7-8 बार अब तक जो है अपने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के चंपावत में पहुंच चुके हैं। तो वो खटीमा को दोहराने नहीं चाहती न भारतीय जनता पार्टी और न मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो कहीं ना कहीं वो लोग गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। उसी गंभीरता से प्रतिपक्ष को भी चुनाव लड़ना चाहिए, तब लोकतंत्र की विजय होगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी को भी निश्चित रूप से चुनाव में सफलता मिलेगी, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़त बना ली है। तो अब आगे की रणनीति इनको भी बनाना चाहिए। विकास के कार्य हैं उत्तराखंड में, जो हमारे 8 जिले हैं, पर्वतीय जिले हैं, वो पिछड़े हुए जिले हैं। हेलो, हाँ जी नहीं बार उनको मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन सवाल कर रहे हैं ना, तो सवाल कर रहे हैं, उनके पास आवाज आ नहीं रही है, पता नहीं। जी हरीश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ आ रही है आवाज, बात पूरी करिए जी। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अब, क्योंकि अब ये चुनाव संपन्न हो जाएगा, तो इसके बाद निश्चित रूप से विकास कार्यों की तरफ अभी काफी उत्तराखंड में कार्य करने की गुंजाइश है। हमारे 8 पर्वतीय जिले हैं, 8 पर्वतीय जिले हैं, एक उद्योग नहीं है, तो उससे उद्योग की दिशा में कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा कि कंप्यूटर चिप्स वगैरह का उद्योग हम लगा सकते हैं। इसको हम लोग जैसे मतलब बेंगलोर जो सॉफ्टवेयर सिटी है, तो उत्तराखंड क्यों नहीं बन सकता है। उसी तरह से हमारे यहाँ पर्यटन की बड़ी असीम संभावनाएं हैं। हम हेली पर्यटन के क्षेत्र में उतर सकते हैं, सरकार खुद भी अपने हेलीकॉप्टर लगा सकती है। उसी तरह से जो हमारे 4 धाम है, जागेश्वर है, बागेश्वर है, इनके फोटो बिल्ड कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे हमारी 4 धाम जो सड़क परियोजना है वो बन चुकी है, उससे काफी सुविधाएं हो गई है। रेल की परियोजना बन रही है, पर्यटक आएंगे, हमारा एक बड़ा पर्यटन हब बन सकता है, उस दिशा में काम कर सकते हैं। उसी तरह से हम संस्कृति के केंद्र हैं, पूरी दुनिया की संस्कृति के केंद्र है उत्तराखंड, लेकिन संस्कृत महाविद्यालयों की दशा गई गुजरी है। सरकार सारे संस्कृत महाविद्यालयों को ग्रांटिंग एड में ले, एज इज वेर इज जहाँ है जैसे हैं, सारे संस्कृत महाविद्यालयों को सरकार को टेकअप करना चाहिए, ग्रांटिंग एड में लेना चाहिए। उसी तरह से जो ग्रामीण सड़कों का मामला है, अभी हम ग्रामीण सड़कों के मामले बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारे 60% गाँव जो है वो 3 से लेकर 30 किलोमीटर तक दूर है, तो गाँवों में सड़क पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। उसी तरह से फलोद्यान हमारा है, तो फलोद्यान को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो कर सकती है वो करना चाहिए। अभी जो हम जो फल हमारे उगाते भी है किसान, तो उसको जंगली जानवर खा जाते हैं। तो उसके लिए कोई रीति नीति बने ताकि जंगली जानवर अपनी जगह रहे लेकिन हमारे फल बचे रहें। कोई फल पट्टी योजना टाइप कुछ बना सकते हैं हम लोग, उसको विकसित किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से विकास कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। खटीमा चुनाव लगभग बीजेपी आगे है। बिल्कुल सिमट हो रहा जी। आज योगी आदित्यनाथ का जो दौरा था,
बीजेपी के लिए तो कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट है, लेकिन क्या कांग्रेस जिस तरीके से आज सवाल उठा रही कि बीजेपी को उत्तराखंड के जो तमाम नेता थे उन पर भरोसा नहीं रहा, क्या कुछ ऐसी बात सामने आ रही है क्या? बिल्कुल, हर नेता की, हर जो हमारे लीडर हैं उन सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है और अपनी अपनी पहचान होती है और अपने अपने संपर्क होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की आज वो रैपो है कि लोग उनको बहुत आदर से देखते हैं। जैसे मोदी जी को देखते हैं, बस मोदी जी के बाद योगी जी को देखते हैं, तो उनका एक थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा उनका दायरा है लोगों का जो हमको धर्म से जोड़ता है। यानी कि उनकी जो बात होती है वो एक गुरु की तरह लोग मानते हैं। बाकी सबकी भी मानते हैं, बाकी सब भी अहमियत रखते हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन उनको जैसे जैसे धर्म गुरु होते हैं हमारे यहाँ, तो उनको वो वाली पोजीशन दे रखी लोगों ने, तो उसकी बहुत एक वैल्यू है उस चीज की। तो इसीलिए सिर्फ ये बात थी। दूसरी बात जो ये है कि जो सबसे बड़ी है, शायद धर्म से भी ऊपर जो आज की बात हो गई है, वो हो गई है कि वो किसी भी गलत चीज को, अवैध चीज को स्वीकार नहीं करते और उनमें इतना मादा है, यानी कि इतनी कैपेबिलिटी है उस बंदे में कि वो वही खड़े खड़े कह देते हैं कि जैसे आपने देखा है यूपी में आज माफिया राज्य जो था दूर दूर तक नजर नहीं आता। मैं यूपी की हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ कि यूपी में कैसा नंगा नाच होता करता था माफिया का, और आज देखते हैं यूपी में खुद बुलडोजर चलने से पहले वो सरेंडर कर देते हैं, हम खुद तोड़ देंगे। तो इसीलिए बुलडोजर भी दिखाया गया, क्योंकि बुलडोजर काम कर रहा है। जो कांग्रेस हमेशा अवैध चीजों के लिए क्यों अवैध कह दिया, क्योंकि अवैध को हमने हमेशा प्रमोट किया। तो आपने अवैध को प्रमोट किया, हम अवैध को टिकने नहीं देंगे। तो फर्क सिर्फ इतना है भारतीय जनता पार्टी में और इसमें। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हम ये कभी नहीं हमने कहा कि मुस्लिम हमारे भाई नहीं, मुस्लिम हमारे भाई हैं। मुगलों की गलती जो थी हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। हम मुस्लिमों से कुछ नहीं करें, वो तो हमारे भाई हुए ना। वो तो क्योंकि राष्ट्र में रहते हैं तो हिंदुस्तानी हुए ना। जब वो हिंदुस्तानी हो गए तो हमसे अलग कहाँ पे हो गए, तो हमारे भाई हो गए। लेकिन ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके उनको हमसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम नहीं होने देंगे। बाकी बुलडोजर की बात तो ये तय है कि चाहे वो यूपी हो या मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, यस बुलडोजर चलेगा। जहां जहां अवैध बातें होंगी, जहां जहां अवैध कब्जे होंगे, वहां पर बुलडोजर चलेगा। पहले योगी जी ने चलाया और यहाँ पर धामी जी चलाएंगे। इसका सारी जनता ने स्वीकार दिया और स्वागत भी कर दिया जनता। लेकिन सीएम धामी तो तभी चला पाएंगे जब चंपावत की जनता उन्हें अपना लेगी सर। पूरे दोनों हाथ खोल के अपनाएगी, चिंता नहीं करिए। जैसे खटीमा ने अपनाया था क्या? खटीमा की बात कुछ और थी ना। खटीमा का तो मैंने आपको बयान कर दिया कि खटीमा का रीजन क्या था। आज वो वाली बात नहीं है, आज वो वाली बात नहीं है। खटीमा की गोली मारी जनता को आपने मैदान में उतार दिया। चलिए, महेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। उनसे गलती हो गई, बिल्कुल उनसे गलती होगी जो स्वीकार चुकी है। चंपावत की जनता वो गलती करने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहाँ लोकप्रिय है? एक हारी हुई पार्टी का विधायक क्यों स्वीकारेगी? आज जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे और वहां पर उन्होंने सीएम धामी के लिए प्रचार प्रसार किया। तो अब कांग्रेस उसमें सवालिया निशान पैदा कर रही है और कह रही है कि जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो बीजेपी के पास उत्तराखंड में क्या नेता नहीं रह गए जो अब उत्तर प्रदेश से नेताओं को बुलाना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी के नज़रिए से देखा जाए तो बीजेपी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती इसमें, क्योंकि जिस तरीके से खटीमा में जो हुआ था और सीएम धामी के राह में बाधा जरूर आई थी मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो अब वो बाधा जो है वो चलते चलते चंपावत पहुंच चुकी है। और अब क्या देखने वाली बात होगी कि चंपावत की जनता सीएम धामी को अपनाती है या नहीं, ये भी बड़ी बात होगी। चलिए, महेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, सर आपने सीमा डोरा जी को सुना जिस तरीके से वो कह रही थी कि खटीमा की गलती जो हो गई थी वो हम नहीं दोहराना चाहेंगे और अब चंपावत की जनता अपना लेगी।
जी की तारीफ कर रहे हैं कि वो तो इतने वोटों से जीत रहे हैं, वो तो ऐसे पराक्रमी है, वो इस तरह से है, तो जिस तरह से वो व्याख्यान कर रहे हैं, तो उसपे मैं ये कहना चाहते हूँ किस तरह की बातें कर रही हैं। एक तरफ आप इतने मुख्यमंत्री जी बड़े बनने से हैं और कि जिस तरह से वो चुनाव में हर तरह की उन्होंने ताकत जो की है, धन बल का प्रयोग हो, देश के सत्ता का दुरुपयोग हो, सारे सरकारी तंत्र आज आप देखेंगे चंपावत में लगा हुआ है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस तरह का व्याख्यान करते हैं और केवल आज के भाषण में धामी जी का हिंदुत्व के ऊपर ही उनका भाषण रहा। तो आप देखिए ना किस तरह से सर देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, महज आज 28, 29, 30 आपके पास महज 2 दिन है, 31 को उपचुनाव है। तो अब अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए महज 2 दिन चुनौती भरे हो सकते हैं। महज जी, चुनौती भरे नहीं है, चुनाव कांग्रेस तो अपना चुनाव भी गंभीरता से लड़ी रही है। चुनौती तो वही एक तरफ सब सरकार चुनाव कर रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का कमीशन चुनाव लड़ रहा है। चुनौती तो है ही चलिए कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो उदयपुर से जैसे ही हरीश रावत लौटे, किसी ने उनको सूचना दे दी कि भाई चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की हालत पतली है, उन्होंने एक चाय की प्याली पी और सीधे निकल लिए चंपावत। यही हुआ ना, उन्होंने कहा कि मुझे भी जाना पड़ रहा है क्योंकि वहां कोई मोर्चा ही संभालने वाला नहीं है। आप बता दीजिए कोई बड़ा नेता वहां पहुंचा हो, आप मुझे एक गिना दीजिए हरीश रावत के अलावा, एक कोई जो प्रदेश स्तर की छवि रही हो जिसकी जो पहुंचा हो वहां पर। महेश जोशी जी, ये कहना बिल्कुल थोड़ा सा गलत है। यशपाल आर्य हो गया, करण महारा से चुनाव में लगे हुए हैं। आप देखेंगे वहाँ पे प्रीतम सिंह जी चुनाव के दौरान 40 स्टार प्रचारकों की सूची में से 2-4 पहुंच गए तो महेश जोशी जी ये उपलब्धि नहीं है कांग्रेस की, ये अंतर कलह ही है और अंतर फाक ही है। बात कर रहे हैं उसने जी, तो आखिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, ये देखने वाली बात होगी कि सीएम धामी के वोट बैंक पर इसका कितना असर पड़ेगा। इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और महेश जोशी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। महेश जी, बात पूरी करिए अपनी। चलिए, हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, देखा जाए तो हरीश रावत जिस तरीके से उतावले हो चले थे उदयपुर से लौटने के बाद, अगर इतनी ही उतावलपंता बाकी कांग्रेस के नेताओं में आती तो शायद और बीजेपी के लिए चिंताएं बढ़ सकती थी, लेकिन नजर नहीं आ रही। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा कि जिस तरह से गंभीरता से चुनाव को लेना चाह रही है और कोई करना नहीं चाह रही, चाहे धामी व्यक्तिगत रूप से हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी, उसी तन्मयता के साथ, उसी तत्परता के साथ विपक्ष को भी वहाँ पे फाइट देनी चाहिए थी, वो दिख नहीं रही है। हरीश रावत निश्चित रूप से 2 दिन से चंपावत में है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी रैली उसकी ऐसी आई नहीं है। तो जो विपक्ष की एक मजबूत दावेदारी, मजबूत भूमिका होनी चाहिए, और अगर विपक्ष उस चुनाव को जीता तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इसका माइलेज भी मिलता और एक संदेश भी जा सकता था। लेकिन विपक्ष ने एक तरह से हथियार डाल दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी कोई चूक कर नहीं रही। मैंने कहा नहीं कि जो पुष्कर सिंह धामी है कम से कम 8 बार वो इस चुनाव में अब तक
वहां पर जा चुके हैं और एक तरह से डेरा ही डाला हुआ है, किसी तरह की चूक करना नहीं चाहते। 40 बड़े नेता बीजेपी के वहां पे लगे हुए हैं जिस तरह से चुनाव में, तो चुनाव को ये लूज नहीं करना चाहते किसी स्थिति में भी नहीं। तो एक तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसी कारण बढ़त बनाते हुए दिख रही है, और जो विपक्ष है वो मात्र रस्म अदायगी तक सीमित रह गया है। यानी हम जिसको गोदान का एक हाथ कहते हैं कि गाय की पूंछ पे पट्टी लगा देते हैं, उस तरह का दिख रहा है कहीं ना कहीं। सिमडोरा जी, अगर माना जाए तो विपक्ष महज एक रस्म अदायगी, जिस तरीके से हरीश मैकुरी जी बता रहे थे, विपक्ष महज एक रस्म अदायगी की बात जिस तरीके से कर रहे थे, तो विपक्ष के लिए एक रस्म अदायगी ही बची है और औपचारिक रूप से ही विपक्ष इसमें प्रचार में जुटा हुआ है अगर बात की जाए तो। जी देखिए, क्योंकि विपक्ष को आभास बहुत अच्छे से हो रहा है कि यहाँ पर हम नहीं जीत पाएंगे, और जो गलती से इनको 19 सीटें मिल गई उसमें से भी 11 इनके लापता दिख रहे हैं। तो इनको तो इनके यहाँ यूनिटी कहाँ है, नेतृत्व की कमी, यूनिटी की कमी, संगठन शून्य हो चुका है। तो ये सब चीजें विपक्ष को स्वयं भी पता है और जनता को भी पता है। तो अगली बार तो आप देखिएगा इनको पता ही कुछ सीट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब कांग्रेस शून्य हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ विलय हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। तो समय आने वाला है कि जितनी भी पार्टी है वो सब हमारे अंदर ही समा जाएंगी, क्योंकि एक ही पार्टी है जो पूरे देश को बचा सकती है, एक ही पार्टी है जो राष्ट्र को बचा सकती है, एक ही पार्टी है जिस जनता पे जिसपे विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी। आप व्याख्यान कर रहे हैं। और एक बात और, शायद एंड ही है मेरे ये आपकी बात करने का, तो मैं कहूँगी मत परवाह कर उनकी जो देते हैं आस्ताना, मत परवाह कर उनकी जो देते हैं आस्ताना, झुका देंगे सिर अपना जब आएगा हमारा जमाना, पुष्कर सिंह धामी जीतेंगे, ये है हमें उन्हें दिखाना। महेश जोशी जी, इधर तो जीत पक्की हो गई, आप क्या कर रहे हैं? सीमा जी तो जादूगारता में माहिर लग रही है। चाटुकारिता क्या होता है सर? सेनानी हूँ, एक सेना का एक नायक अपनी भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं, चाटुकारिता नहीं हमें आती, हमें सिर्फ काम करना आता है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। सीमा जी, आप जिस व्यक्ति से बात, सीमा जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन ऐसे ही नहीं है। हम हर चुनाव को चुनाव की तरह लड़ते हैं, मजाक नहीं करते। कांग्रेस ने हर चुनाव को मजाक में लेना शुरू कर दिया, जनता ने कांग्रेस को मजाक में लेना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इस जीत को ऐतिहासिक जीत बनाना चाहती है, और आज इस ऐतिहासिक जीत में 4 चांद लगाने युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जीत ऐतिहासिक जीत होगी, उत्तराखंड के चुनाव की सबसे बड़ी जीत होगी। और जिन लोगों को अपनी हार का ठीकरा फोड़ने का बहाना ढूंढने के लिए भी मुद्दे चाहिए होते हैं, वो सिर्फ बहाना ढूंढेंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि उनका कोई बड़ा नेता यहाँ क्यों नहीं आया है, उनके यहाँ के नेता, स्टेट के नेता भी चुनाव से दूर क्यों हैं, क्यों दूरी बनाई हुई है, क्योंकि सब जानते हैं कि चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होने जा रही है और युवा मुख्यमंत्री ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। है योगी आदित्यनाथ का टनकपुर का भाषण। मैं बताती हूँ कैसे। उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि चंपावत की जनता के जो रोजगार के सपने हैं वो पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। ये 6ठा साल है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार को। प्रदेश के रोजगार तो सपने पूरे हो नहीं पाए और चंपावत की जनता के रोजगार के सपने पूरे करने चले हैं आप लोग। वही उन्होंने कहा कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आना चाहिए,
पर न पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आ रहा है, उसी पानी से बिजली बनती है। और आज बिजली कटौती से सबसे ज़्यादा उत्तराखंड आहत हो रहा है या जूझ रहा है। उत्तराखंड वासियों को इतनी महंगी बिजली के बावजूद बिजली पूरे समय पर नहीं मिल पा रही है। वहीं पहाड़ की जवानी का क्या हाल है, ये मुख्यमंत्री धामी ने जब पढ़ने लिखने की उम्र में, कच्ची उम्र में एक बच्चे के ठेले पर जाकर भुट्टा खाया तो वहाँ आईना देखने को मिला। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि आज पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बताएं योगी आदित्यनाथ कि कौन सी नई ऊंचाई हम छू रहे हैं। शहरी बेरोजगारी में नंबर 1 के पायदान पर CMIE की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड है। कुपोषण में, भुखमरी में, कहीं ना कहीं महंगाई में हम देश की औसत महंगाई से ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। तो कौन से नए आयाम की बात कर रहे हैं आप लोग। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे और वो इसी तरह का कुछ भाषण देंगे, उसकी ही हमें अपेक्षा थी। एक सन्यासी के मुंह से जब हम इस तरह के झूठ सुनते हैं तो मन बहुत आहत होता है और सब कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिखाई पड़ता है। उत्तराखंड चुनाव के दौरान मुझे उत्तराखंड के अंदर कुछ सभाओं में आना था, लेकिन अचानक खटीमा का कार्यक्रम मेरा स्थगित करवा करके टिहरी, कोटद्वार और अन्य स्थानों के कार्यक्रम लगा दिए गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री वो का तुम जानते नहीं जानना, वो जानना, थोड़ा हाथ उठा दिए एक बार, सब जानना। तो रत्ते व्याकुल जो है केवल और केवल यह जो शारदा जी में महल बहुत काट काट कर मैं ठूल हो रही हूँ, तो शारदा महल में यहाँ बुलाया, तो आप सब लोग उनकी सेवा करना कि ना, यहाँ का अवसर में मिल रही माँ पूर्णागिरी मैया का आशीर्वाद है, आप सब लोग उनका आशीर्वाद है। और मैं पक्को से कि मैं जाने गई हूँ पूरा चुनाव में। आज मुझे मैं 9 तारीख में लिया नामांकन करी और नामांकन बाद लगभग मैं 7-8 दिन लगातार मैं क्षेत्र में रही हूँ और मैं सब जगह में। तो फिलहाल तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चंपावत उपचुनाव की बात की जाए तो महज ये चुनाव एक औपचारिकता ही बचा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी पूरे दमखम के साथ नजर आ रही है और कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है उपचुनाव में, तो महज निर्मला गहतोड़ी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव एक औपचारिकता बचा है। और अगर समीकरणों को देखने की कोशिश की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो महज एक औपचारिकता के तौर पर CM पुष्कर सिंह धामी विजय होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।